प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 जिसका शीर्षक है उद्योग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, देखेंगे कि उद्योग किस प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन कौन से उनको अवस्थिति के कारण होते हैं वो भी देखेंगे। उद्योग के प्रकार कितने प्रकार के वो आज हम जानेंगे। उद्योगों को इस भाग के अंदर शुरुआती समय में भारत देश और पूरे विश्व के अंदर कौन से क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में लगाए गए, ये हर तरफ की जानकारी है आज इस वीडियो के तहत हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते आज का ये अध्याय उद्योग। प्यारे बच्चों, उद्योग एक द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोग के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लो, आज हम जो किताब पढ़ रहे, नोटबुक हमारे पास होती है, क्या होता है वो यात्रा वहाँ से कहाँ से प्रारंभ होती है, तो एक पेड़ों को काट के उनको फिर वहाँ से उनके छाल की एक लुगदी तैयार की जाती है, फिर जाके उसको मशीनीकरणों में उसमें डाला जाता है, एक कागज़ तैयार किया जाता है, उसके पश्चात उसमें स्याही भरी जाती है, फिर लिखावट के बाद उसमें कलर रंग डाल के बाद बाज़ार में आते हैं और तब जाके उस किताब को, उस पुस्तक को हमारे पास आती है। तो एक किताब बनने में काफ़ी जो एक पूरा चक्र यहाँ पे लगता है ना, तब जाके हमारे पास आती है। तो एक द्वितीय क्रियाकलाप यानी कि जो कच्चे माल को कुछ प्रसंस्करण करके जो उसमें कुछ नया ढांचा बनाया जाता है, तब जाके बनाई गई वस्तुओं के रूप में द्वितीय क्रियाकलाप काम करता है। यह एक उद्योग जो एक संबंध क्या है, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है ना। अब देखते हैं कि उद्योग का जो वर्गीकरण है बच्चों, कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया गया है। तो देखिए बच्चों कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे उद्योग है जो कच्चे माल के ऊपर निर्भर है, कौन से उद्योग है आकार के ऊपर निर्भर है, और कौन से जैसे उद्योग है जो स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। तो आइए पहला देखते हैं उसमें कच्चे माल के आधार पर उद्योग को। इसके अंतर्गत भी कच्चे माल को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग से क्या होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है और उनसे हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो इसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग, कि जिससे कच्चा माल के रूप में कहाँ से हम वनस्पति से, जंतुओं से आधारित उत्पाद तैयार करते हैं, है ना। आपने देखा होगा, देखो खाद्य संसाधन की बात की जाए तो वनस्पति से हमें प्राप्त होता है, वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग, ये सब क्या है, जंतु और वनस्पति के आधार से हम क्या कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये था पहला कृषि आधारित उद्योग। दूसरा देखें बच्चों, खनिज आधारित उद्योग। कि खनिज जो है क्या एक प्राथमिक उद्योग कहलाता है, क्योंकि भूमि और जल से जुड़ा हुआ है। जिस खनिज के अयस्क को हम निकाल कर क्या करते हैं, हम भारी मशीनों का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण सामग्रियों के इस्तेमाल करते हैं, रेल के डिब्बे देखो, तो ये क्या है खनिज के माध्यम से बनाया जाता है। तीसरा है इसका समुद्र आधारित उद्योग ना, सागरों और महासागरों से जो प्राप्त उत्पाद क्या करते, कच्चे माल के रूप में ले लिया जाता है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण जो होता है वो तैयार किया जाता है, और मत्स्य तेल निर्माण है, मछलियों से प्राप्त हो रहा है, वो तैयार किया जाता है। तो ये तीसरा था। आगे देखो बच्चों, दूसरा उसका प्रकार है आकार के, किस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट रह गया जो कच्चे माल के आधार पर था, वो था वन आधारित उद्योग। उसमें क्या होता है बच्चों, वन से में काफ़ी चीज़ वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कागज़ देख लो, औषध रसायन देखो, फर्नीचर है ना, ये सब क्या है हमें वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। अब आकार की बात की जाए तो कितने उद्योग कितने बड़े हैं या छोटे हैं, है ना।
तो उसमें क्या है, एक तो पैसा लगता है ज़्यादा मात्रा में, लोग की संख्या रहती है, उत्पाद की मात्रा के आधार पर डिपेंड रहता है कि ये उद्योग कैसा है। तो उसे दो भाग में बांटा जा सकता है आकार के आधार पर। पहला है लघु आकार के उद्योग, लघु यानी कि छोटा। अब देखो, कुटीर घरेलू उद्योग ये छोटे पैमाने के उद्योग है ना, जो घर पे कुछ वस्तुओं का निर्माण करते, दस्तकार होते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लो, टोकरी बुनने वाले आपने देखे होंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले देखे होंगे, हस्तनिर्मित कुछ वस्तुएं आपने देखी होगी, क्या होगा, रेशम बुनाई है आदि। घर पर बैठ के हम जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं लघु आकार के उद्योग, जिसमें न ज़्यादा अधिक पैसा लगता है, न ज़्यादा अधिक श्रम लगता है, न ज़्यादा कुछ और जो हमें कारक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा देखें, बृहत आकार के उद्योग, यानी कि जो बड़े पैमाने जो उद्योग है उसे बृहत आकार के उद्योग कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है अधिक मात्रा में पूंजी पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके क्या है बड़े पैमाने के उद्योग है वो सफल होते हैं। जिसमें ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन देख लो, भारी मशीनें बड़े बड़े देख लो, तो उनका निर्माण होता है। तो ये था आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण। तीसरा है वर्गीकरण के अंतर्गत स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यानी कि स्वामित्व यानी कि उस क्षेत्र के उद्योग के ऊपर किसका हक है ना। तो उसमें चार प्रकार से बांटा गया है। पहला है निजी क्षेत्र, यानी कि ऐसे उद्योग कि जिनका स्वामित्व और संचालन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता हो, उसे कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग। एग्जाम्पल है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा इसका स्वामित्व के आधार पर देखें तो है सार्वजनिक क्षेत्र, कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार के पास होता है ना। तो ऐसे उद्योगों कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तीसरी बात की जाए तो संयुक्त क्षेत्र, यानी कि ऐसे उद्योग जिसमें स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया हो, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड है ना। तो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा है सहकारी क्षेत्र। इस उद्योग में स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों दोनों के तरफ से होता हो, तो ऐसे उद्योग को सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, जो एक सहकारी क्षेत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी भी जगह पे में उद्योग स्थापित करना हो तो कौन कौन से ऐसे पहलू है जो आवश्यक है। तो यहाँ पे देखो पूरा एक चित्र दिया गया है। पहले तो हमें उद्योग को स्थापित करना है तो जल की मात्रा वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। जल होगा तो हर तरफ से क्या है, जल की आवश्यकता किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए रहती है। बाजार की सुविधा होनी चाहिए, इस ऐसे जगह पे स्थान पे स्थापित किया जाना चाहिए कि नज़दीक में कोई बाजार हो, ताकि उत्पादन की गई वस्तु वहाँ पे बेच सके। पूंजी यानी कि पैसा, उद्योग को स्थापित करने के लिए पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए ना, ताकि हर क्षेत्र में हम वहाँ पे निवेश करने में, प्रक्रम करने में वो पैसा हम लगा सके। चौथा है श्रम। अब हमें क्या होता है कि किसी भी उद्योग को लगाने से काफ़ी मात्रा में मजदूर की ज़रूरत रहती है, तो हम उस स्थान पे उद्योग को लगाएंगे जहाँ पे मजदूर हमें आसानी से मिल सके। पांचवा है कच्चा माल। अब बहुत सारे उद्योग क्या है कच्चे माल के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, उनसे जैसे कृषि पे आगे हमने पहले ही देख लिया, कच्चे माल है, उनसे कुछ बनाई गई वस्तुओं को हम बाज़ार में बेचते हैं और वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत। उद्योग है तो वहाँ पे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए ना। बहुत सारे अभी तो देखो आधुनिक तकनीक से क्या है काफ़ी मात्रा में वो बिजली के ऊपर निर्भर रहते हैं। भूमि,
है ना, हमें ज़मीन की ज़रूरत रहती है, अगर बड़ा पैमाना है तो हमें उस आधार पर हमें भूमि मिलनी चाहिए। परिवहन है कि इस ऐसे जगह पे हमें स्थापित करने चाहिए कि जहाँ पे रोड की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था हमें हो, ताकि वस्तुओं का एक स्थान से आयात निर्यात करने में वो सफल रहे। और लास्ट में संचार, है ना, ताकि हमारे उद्योग के बारे में, वस्तु के बारे में, उत्पादन के बारे में आम जनता तक उनके बारे में पहुंच होनी चाहिए। किस प्रकार के उद्योग यहाँ पे स्थापित किए, कौन कौन से वस्तुओं के निर्माण होते हैं, वो संचार के माध्यम से पता चलेगा। तो ये बहुत ही याद रखना है, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। आगे बढ़े। औद्योगिक तंत्र, पूरा एक जो उद्योग एक तंत्र के रूप में काम करता है, जिसमें निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है ना। निवेश में क्या है, कच्चा माल चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी की आवश्यकता रहती है, जल रहता है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है ना। प्रक्रम की बात की जाए तो फिर हम उसमें कुछ परिष्कृत करके कच्चे माल को एक नया वहाँ पे रूप है उससे धारण करवाते हैं। और लास्ट में निर्गत है, क्या है, जो अंतिम उत्पाद हमारे सामने बनकर आता है, जिससे क्या है, पैसा कमाया जाता है और पैसा प्राप्त होता है। तो ये क्या है, कुछ यहाँ पे उद्योग तंत्र है। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो सूती वस्त्र की बात की जाए तो जिसमें क्या है, कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, ये सब क्या है, निवेश के अंतर्गत आते हैं, हमें निवेश करना पड़ता है। फिर प्रक्रम की बात की जाए तो उसी कपास को हम क्या करते, ओटाई करते, कटाई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई करना, तो ये सब शामिल है। और लास्ट में जब हमारे पास क्या है, एक निर्गत के रूप में जो उत्पाद है, कमीज़ को, अलग अलग भिन्न प्रकार के शर्ट्स हो, तो हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक तंत्र पूरा काम करता है। नेक्स्ट की जाए कि औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो औद्योगिक प्रदेश उस जगह को कहा जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारे उद्योग एक दूसरे के समीप हो, है ना। तो निकट होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में आपसी संबंध वो बने रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा भारत की, पूरे विश्व की बात की जाए तो हमारा प्रमुख औद्योगिक के रूप में देखो, पूरा अमेरिका का जो पूर्वोत्तर इलाका है ना, पश्चिमी और मध्य यूरोप में देखो तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक प्रदेश आए हुए हैं। हमारा यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं पूर्वी एशिया के ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे औद्योगिक प्रदेश आए हुए हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादातर जो जलवायु है उनके उत्पाद के आधार पर, उद्योग के आधार पर अनुकूल रहती है, और उसी क्षेत्र के अंदर औद्योगिक प्रदेश ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में भी ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक प्रदेश आए हुए है ना। जैसे आपने सुना होगा, मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश देखो, हुगली प्रदेश है, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश ना, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये क्या है, भारत के में कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स आए हुए जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट बात की जाए प्रमुख उद्योगों का वितरण, कि कौन कौन से ऐसे उद्योग प्रमुख है और कहाँ पे पाए गए। तो देखते हैं कि जो प्रमुख उद्योग के बारे में जानकारी लें तो उसमें 3 प्रकार के जो उद्योग है वो प्रमुख कहलाते हैं। पहला है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये तीन जो उद्योग है पूरे विश्व के अंदर अलग अलग भाग के अंदर फैले हुए और कहाँ पे इस उत्पाद का निर्माण होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो तीसरा है वो क्या है, एक नया उभरता उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसे सनराइज उद्योग से भी जानते हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान तथा ये क्या है, इन सारे संबंधित जो उद्योग ये सभी क्या कहलाते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला है लोहा इस्पात उद्योग। तो अन्य उद्योग की तरह
लोहा इस्पात उद्योग में भी क्या है, निवेश प्रक्रम और निर्गत एक औद्योगिक रूप तंत्र के रूप में काम करना पड़ता है, जिसमें श्रम है, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचनाएं क्या है, कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर आदि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तब जाके लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होता है और वहाँ से भिन्न प्रकार के इस्पात तैयार किए जाते हैं, जिसमें क्या एक झोंका भट्टी रहती है ना, उसमें जलाकर वहाँ पे परिशोधन होता है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से ये पूरा लोहा इस्पात तैयार होता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 8 टन कोयला रहता है, 4 टन अयस्क रहता है और 1 टन चूना पत्थर मिला के हमारे पास चोखा भट्टी में डालकर केवल 1 टन इस्पात तैयार होता है। तो इस प्रकार से हमें कच्चे माल की ज़रूरत रहती है ना। तो देखो यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया है कि पूरी मशीनों के माध्यम से जो रॉ मटेरियल से लोह अयस्क, चूना पत्थर या कोक को वो डाला जाता है चोखा पट्टी के अंदर, है ना। फिर वो गर्म होता है, फिर गर्म होके जो प्रज्वलित पूरा वहाँ पे किया जाता है, उसे प्रज्वलित लोहा एक साइड से निकाला जाता है और धातु मल वो दूसरी साइड से निकाली जाती है और उसमें बनने वाली जो गर्म वायु है वो अलग रास्ते से निकाली जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो इस्पात है वो तैयार किए जाते हैं। अब इनमें क्या है, जो झोंका पट्टी के अंदर एल्यूमिनियम की मात्रा, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुएं भी मिलाई जाती है, ताकि क्या होता है, इन्हें मिश्र धातु के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कठोरता है, दृढ़ता है, जंग प्रतिरोधक क्षमता है प्रदान करती है। इस इस्पात को लोहा इस्पात उद्योग को भी आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है ना, जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं कि और उद्योग है वो इसी उद्योग के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिससे रेलगाड़ी, ट्रक, मशीनें, तेलकूप के मशीनें, कृषि यंत्र के विशाल भवन, ढांचा इस्पात, पाइपलाइन आदि क्या है, इस उद्योग के ऊपर निर्भर रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से पूरे काम चलाए जाते हैं। देखो बच्चों, अब ये तो था, अब शुरुआती दशक में सन 1800 की बात की जाए, उससे पहले उस जगह पर उद्योग स्थापित लगाए गए थे जहाँ पे क्या था, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिल जाता था। उसी स्थान पे क्या थे, उद्योग लगाए जाते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये थोड़ा देखो यहाँ पे दिया, पहला जो जिस क्षेत्र में मिलता है, दूसरा स्थान बताता है जो 1850 से 1950 तक की बात कर रहा है, कि जहाँ पे कोयला क्षेत्र के समीप ही हमारा कोयला हमें इस जगह से मिल गया है और नहर की मात्रा हो, रेलवे निकट हो, तो उस स्थान पे क्या था, 1850 से 1950 तक के बीच में उद्योग स्थापित किए गए थे, है ना। आपने कोल माइन सुना हो, जो कच्छ के अंदर पानंथरो जो कोल माइन है वो ज़्यादा मात्रा में, है ना, वो विस्तृत प्रमाण में वहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर 1950 की बात की जाए तो कहाँ पे उद्योग स्थापित किए गए थे, कि समुद्र पतन हो, है ना, वहाँ उस भाग के अंदर बड़े भूमि वाले क्षेत्र के आधार आसपास वहाँ पे स्थापित किए गए थे, क्योंकि उसके पश्चात तो जो उद्योग थे बड़े पैमाने पे फैलना शुरू हो गए थे, अधिक मात्रा में और विशाल हो गए थे, जिसमें भिन्न भिन्न ज़्यादा मात्रा में लो एस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो ये कुछ कारण थे उद्योग के अलग अलग परिवर्तनशील अवस्थिति के। हाँ, तो ये पूरा एक विश्व के अंदर जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग अलग अलग क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है वो हम देख सकते हैं। अब पूरे भारत में भी क्या है, लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र बने हुए हैं, जैसे आपने सुना हो भिलाई है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर के अंदर देखो, है ना। उससे पहले की बात की जाए तो काफ़ी मात्रा में भारत के अंदर भी क्या है, अलग अलग उत्पादक केंद्र आए हुए हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब क्या है, जो 4 राज्य उसमें सब स्थित है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, है ना। इस भाग के अंदर ये क्या है, जो पूरे
मेन उत्पादक क्षेत्र केंद्र यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें से जो एक है पहला बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है जमशेदपुर, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि जमशेदपुर जो कि झारखंड के अंतर्गत जो 1947 के पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पे एक बड़ा कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसके टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह एक निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा संयंत्र स्थापित किए गए। देखो यहाँ अब देखते हैं कि उस टाइम पे झारखंड में अंदर जो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी थी वो क्या थी, जो एक साक्ची बीच में दिया गया है उनके जो वहाँ पे समीप थी, है ना। फिर 1907 के शुरुआत में क्या किया, जो साक्ची जो ये नाम बदल कर, है ना, उसका नाम दे दिया गया, जमशेदपुर रखा गया। तो ये क्या था, जो टाटा इस्पात कार्य काफ़ी भौगोलिक रूप से वहाँ पे उनकी जो अवस्थिति थी बहुत ही योग्य थी ना। कई कारण थे जहाँ पे स्थापित की गई, क्योंकि जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन है वो भी वहाँ से, कालीमठ स्टेशन है वो भी वहाँ से पसार हो रही थी, जो केवल 32 किलोमीटर है। लो अयस्क कोयला और मैंगनीज जो निक्षेप है जो रॉ मटेरियल की तुलना में कोलकाता से बिल्कुल निकट था ना, जहाँ से बाजार उपलब्ध थे। इनको जो जरिया कोयला क्षेत्र है उड़ीसा छत्तीसगढ़, है ना, जिससे लो अयस्क चूना पत्थर डोलामाइट और मैंगनीज जैसे कच्चा माल है रॉ मटेरियल के रूप में आसानी से मिल जाता था। और पानी की उपलब्धता थी, जो खरकई नदी देख लो आप, है ना, स्वर्ण रेखा नदी है क्या से, उनसे जल उनको आसानी से प्राप्त होता था। तो ये क्या थी, उनके ये कुछ जो कई कारण की क्या कारक थे जो वहाँ पे उनके आसानी से मिल जाते थे। अब इनके पश्चात, है ना, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की गई। उसके पश्चात औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए जिसमें रसायन हो, इंजनों के पुर्जे तैयार किए गए, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में भी क्या है, उद्योग और विकास में काफ़ी त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है ना, जिसमें क्या है, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी बनाए जाने लगे। तो आइए एक देखते हैं उदाहरण जो लिया, जिस प्रकार से हमने जमशेदपुर का देखा। विश्व के पिट्सबर्ग के बारे में जानकारी लेते थोड़ी, कि यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है जहाँ कच्चे माल है उसी स्थान से उनको मिलता था। अब पिट्सबर्ग क्षेत्र के अंदर देखो, मिलों अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं जिसमें रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, है ना। तो वहाँ आसपास उनकी जो ग्रेट लेक भी आए हुए जिनके जलमार्ग जो है वो आसानी से उनको प्राप्त होता है और जिसे नौ परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आयात निर्यात करते रहते थे। वहाँ पे नदियों भी पाई जाती है, ओहियो, मोनोगेहेलो, एल्धनी नदियाँ पाई जाती है ना, कि जिस अब नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है ना, काफ़ी पहले से चली आ रही है और लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों बनाते और पहनते थे। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। तो प्राकृतिक के अंदर आप देखें तो ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट जैसे जो उत्पाद है वो जुड़े हुए। मानव निर्मित रेशे की बात की जाए तो उसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, है ना, और रेयन जैसे शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए।
देखो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड मैप दिया गया है जिसमें प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग विनिर्माण के प्रदेश दिए गए हैं, है ना। 18वीं सदी के देखो क्रांतिकारी तक क्रांति जब उद्योग क्रांति हुई तब हस्तकला और तकनीक एवं हथकरघा से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादा वहाँ पे चलन था। लेकिन जैसे इसके पश्चात पावरलूम जो ब्रिटेन में उन्होंने प्रादुर्भाव हुआ शुरू किया गया और अन्य भागों में काफ़ी विकास को बढ़ावा दिया गया। इसके पश्चात जो भारत है, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जो सूती वस्त्र उद्योग के काफ़ी उत्पादक देश सामने आए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की गुणवत्ता ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने वस्त्रों को विस्तृत भारतीय बाजार थे। लेकिन क्या होता है, इनके पश्चात जब हमारा उनके विकास से उनकी जो अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं मशीनों से बनाकर हमारे सामने वो ज़्यादा उनकी वस्तुएं जो थी वो टिक पाई नहीं। बहुत सारे क्षेत्र में भारत के अंदर देखो कपड़े इतने फेमस हो गए थे, जैसे ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छिंट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैले हुए थे। जब पहली जो सफल यंत्र को जो वस्त्र मिल थी वो थी मुंबई के अंदर 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रारंभ में ये उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा था। बाद में कोयम्बतूर है, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत के कुछ अन्य भाग में महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो अब आइए देखते हैं उसी टाइम के दौर की बात की जाए जहाँ पे अहमदाबाद किस प्रकार से वो उभर कर सामने आया था। अहमदाबाद जो गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर 1859 में जो पहली जो सूती मिल जो स्थापित की गई थी। अहमदाबाद को यह भारत का है ना, भारत का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। अगर प्रश्न आए कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है तो याद रखना है अहमदाबाद को। यहाँ पर कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र निकट स्थित है ना। आप देखो जो पूरे ज़्यादातर सौराष्ट्र इलाका है गुजरात का, उस भाग के अंदर ज़्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है। सुविकसित सड़कें थी यहाँ पे, रेल सड़कें भी अधिक मात्रा में जाल से अच्छी तरह से बसा हुआ है जो देश के विभिन्न भागों को आसानी से पहुँचा सकती है। तो ये कुछ कारक है जो अहमदाबाद के अंदर बसने के कारण। लेकिन कुछ वर्षों में अहमदाबाद जो सूती मिल है वो कुछ समस्याएं आ रही है। बहुत सी मिल ऐसी है जो बंद हो गई है ना। देश के नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों के जो मशीन प्रौद्योगिकी का विकास है वो नवीनीकरण नहीं हो पाया है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो अहमदाबाद का विकास रुक गया है। उसी प्रकार सूती कपड़ों की बात की जाए जो ओसाका का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यहाँ जापान का मानचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये भी याद रखना है कि जापान का मानचेस्टर तो ओसाका, फिर भारत का मानचेस्टर तो अहमदाबाद। यहाँ पे क्या है, उनको जो ये स्थापित करने के लिए वस्त्र के जो सूती वस्त्र के काफ़ी विकास हुआ है और वहाँ पे जलवायु क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु है जहाँ पे कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त जानी जाती है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग पूर्णतः क्या है, आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है ना। वहाँ पे कच्चा माल मिलता नहीं है। जो कच्चा माल है वो भारत से, मिस्र, चीन और यूएसए के देशों से आयात किया जाता है और वहाँ पे बनाए जाते हैं। लेकिन एक अहम उनका एक योगदान ये है कि वो अच्छी गुणवत्ता वाला और कम दाम के अंदर हमारे तक पहुंचाता है। इसीलिए ओसाका का जो कपड़ा है वो बाहरी विदेशों के अंदर वो जाना जाता है और लोग उनके खरीदते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे ये अध्याय खत्म हुआ। आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी हो
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और जानकारी सामाजिक विज्ञान के तहत हमारी चैनल जे सर एकेडमी के अंतर्गत आप मिलते रहेंगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आभार।